students, you are watching High School English and this is Lalit Khera. Today we are going to discuss the next part of the second chapter in First Flight, which is your uh, uh, English literature book in class 10th, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. As we know, this is an extract from the autobiography of Nelson Rolihlahla Mandela, the first black president of South Africa. And before we start with the text, तो बात करते हैं लेट्स टॉक कि प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडीड देयर अबाउट मंडेला. हमने पढ़ा था कि मंडेला की नेल्सन मंडेला की ऑथ सेरेमनी है. ओके, और जो सारी सेरेमनीज़ हैं वो एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने वाली हैं, विच इज़ इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. और ये डेट है इसकी 10th मई 1994 एंड नेल्सन मंडेला डिक्लेयर्स इट एन ऑटम डे. और जब उनको वो स्वॉर्न इन करते हैं, व्हेन ही स्वॉर्न इन, वो सभी इंटरनेशनल लीडर को थैंक्स बोलते हैं फॉर विटनेसिंग द डॉन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका. और वो ये कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का डॉन हुआ है, सूर्य उगा है वहाँ उनके कंट्री में, ये एक कॉमन आइडिया है विक्ट्री ऑफ पीस, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी का. इसके अलावा he sets up the idea of liberating his people from the various bondage of deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो वो इन सब अपने आदर्शों के साथ आगे को बढ़ते हैं. It was a part of his speech on that ceremony. तो आगे देखते हैं टेक्स्ट को. Let's start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. He says, a few moments later, कुछ समय बाद, after some time, we all lifted our eyes in awe. Awe means a feeling of wonder or surprise or एडमायरेशन. ठीक है, ये एक आश्चर्य का भाव है. तो वो कहते हैं कि आँखों में हमने अपनी आँखें ऊपर को उठाई आश्चर्य में भरते हुए. वाई, ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं एज, जैसे ही अ स्पेक्टिकुलर एरे. स्पेक्टिकुलर एरे मीन्स स्पेक्टिकुलर स्टैंड्स फॉर सेंसेशनल, या कह सकते हैं इसको हम शानदार. ओके, एक शानदार एरे में, एरे इज़ अ परेड, और एक व्यू रचना में. तो हमने जैसे देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स रोर करते हैं एक परफेक्ट फॉर्मेशन में ओवर द यूनियन बिल्डिंग. तो जो स्पेक्ट शानदार व्यू है, व्यू रचना वी कैन कॉल इट ऑल्सो, और शेप और लेआउट कह सकते हैं एरे का मतलब लेआउट होता है. तो वो कहते हैं कि हमने देखा कि जो अफ्रीकन जेट्स हैं, अफ्रीका के जेट्स मीन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स मीन्स जो ट्रूप कैरियर्स होते हैं, दीज आर बेसिकली व्हीकल विच आर डिज़ाइंड टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स. जो ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको ट्रूप कैरियर बोलते हैं. ओके, ट्रूप का मतलब फौज या दल, टुकड़ी. वेल, इनकी एक परफेक्ट फॉर्मेशन में इनका एक स्पेक्टिकुलर एरे, शानदार लेआउट, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजा रोड. इट्स मेकिंग, ये गरजते हुए निकल गया वहाँ से. इट मीन्स इस घटना, इस इवेंट ने उनकी आंखों को आश्चर्य से भर दिया. मीन्स अपनी आंखों ने आश्चर्य में ऊपर उठाए. जैसे एक स्पेक्टिकुलर एरे साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स का एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरा, रोर किया उसने उसके ऊपर, गरजा. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स,
वो कहते हैं कि ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था, डिस्प्ले मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन नहीं था, पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ठीक है, पिन पॉइंट प्रेसिशन का मतलब होता है करेक्ट एग्जैक्टनेस, पिन पॉइंट एकदम फिक्स, और एक्यूरेसी, और प्रेसिशन का मतलब प्रेसिशन मीन्स इट इज़ अबाउट बीइंग प्रिसाइज, परफेक्टनेस, करेक्टनेस। ओके, और हाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टिंग। तो पिन पॉइंट प्रेसिशन नहीं था ये केवल कि उस एग्जैक्ट प्रिसाइजनेस नहीं थी जब वो अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजरे, वो एक स्पेक्टिकुलर एरे में थे और परफेक्ट फॉर्मेशन में थे। ये परफेक्ट फॉर्मेशन ही पिन पॉइंट प्रेसिशन है। ठीक है, ये केवल उनके इस तरह उनकी एग्जैक्टनेस का, उनकी करेक्टनेस का, और उनकी जो हाई एक्यूरेसी है उसका, और उनके मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था। केवल यही डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले नहीं था, बल्कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ओके, ही सेज कि ये केवल पिन पॉइंट प्रेसिशन या फिर मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था। मिलिट्री फोर्स मतलब सेना की शक्ति, फोर्स मीन्स पावर, लेकिन एक किसका भी डिस्प्ले था, इट इज़ बट ये एक डिस्प्ले था मिलिट्री की लॉयल्टी का। लॉयल्टी का मतलब होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एलिजेंस या फिर कमिटमेंट, जो वफादारी इसको कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए लॉयल्टी, और न्यू गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और न्यू गवर्नमेंट के लिए उनकी लॉयल्टी का भी एक डेमोन्स्ट्रेशन था। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डिस्प्ले। ओके, एक नई गवर्नमेंट के लिए जो कि कैसी है, हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है। फ्रीली मतलब विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस, बिना किसी प्रेशर के, मीन्स पीपल वोटेड फ्रीली। और फेयरली मतलब, फेयर का यहाँ पर मतलब है जस्ट, न्यायोचित, फेयरली। ओके, फेयरली इलेक्टेड। इलेक्टेड मीन्स selected by vote. Okay, this is the next stanza. Only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. He again says कि कुछ समय पहले, few moments पहले, कुछ थोड़ी देर पहले, before the spectacular array of troop carriers and helicopter rode over the Union buildings, उससे कुछ देर पहले जो हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस थे, यानी कि जो जो अफ्रीका की डिफेंस सेना के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, पर्सनल ऑफ हाईएस्ट रैंक, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय। वो कहते हैं कि जिनकी चेस्ट बेडेक्ट थी, बेडेक्ट मतलब डेकोरेटेड। ओके, डेकोरेटेड। You have noticed, I think you would have noticed that if you see a photo of an army officer, you see their chests are full of medals in a decorative way, है ना। तो वो जो उसको कहते हैं बेडेक्ट। ओके, विद रिबन्स एंड मेडल्स, वो रिबन्स और मेडल्स से बेडेक्ट थी। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। इट मीन्स कि एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की, लॉयल्टी में कमिटमेंट की, प्लेज की। प्लेज मीन्स दे टुक ओथ। ओके, वो कहते हैं जो ब्रिटिश, सॉरी नॉट ब्रिटिश, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनकी छातियाँ रिबन्स और मेडल से भरी हुई थी, एंड दे सैल्यूटेड मी एंड दे प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की, अपने कमिटमेंट की प्लेज की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कहते हैं, here he says I was not unmindful. Unmindful means not attentive. It was not unknown to me. मतलब ये मुझे मैं इससे अपरिचित नहीं था, इस बात से, ये बात मेरे दिमाग से हटी नहीं थी। अब मैं अनमाइंडफुल नहीं था। किससे? ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से। फैक्ट मीन्स अ ट्रू थिंग, कि दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सारे साल पहले, सो मैनी ईयर्स बिफोर, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वो मुझे सल्यूट नहीं करते, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट करते।
Okay, he knew very well and it did it long ago. उन्होंने ऐसा किया भी. He have been 30 or more years in jail, sorry. Finally, seven of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो कहते हैं फाइनली शेरवन ऑफ इम्पाला जेट्स के शेवरॉन ने एक स्मोक टेल छोड़ी पीछे को, स्मोक ट्रेल छोड़ी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड एंड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. ये these are the colors of South African flag. See, this is V shape. The formation is in V shape. This is called chevron, and you have often seen these things on the uniforms of armed forces. तो उनके यहाँ पर एक फीतियाँ लगी रहती हैं वी शेप में, इसको कहते हैं शेवरन. दिस कॉल्ड शेवरन एंड दिस इज द स्मोक ट्रेल. It is in red color, this is in this white smoke trail and this is blue smoke trail. So ये जो धुआं छोड़ते हुए निकल रहे हैं, this is called the smoke trail. Okay, तो वो जब वो निकले, what he says that the Impala jets एक smoke trail छोड़ते हुए निकले of different colors, black, red, green, blue and gold, which are the colors of South African flag. It was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Koshi Shikelel E Africa. It is sing like that, Koshi Shikelel Africa, and black singing Day Stem, the old anthem of the Republic. वो कहते हैं वो दिन मेरे लिए सिम्बोलाइज हो गया फॉर मी. दो जो नेशनल एंथम थे उस दिन प्ले किए गए, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोशी शिकेलाली अफ्रीका और ब्लैक सिंगिंग डे स्टेम. Okay, the stem was the old anthem of the Republic, but now the official national anthem of Africa is Koshi Shikelale Africa. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वो कहते हैं कि although notwithstanding यद्यपि कोई भी ग्रुप neither whites nor black जानते थे लिरिक्स मतलब टेक्स्ट ऑफ अ सॉन्ग. उनकी लिरिक्स को, गीतों की, एंथम्स की लिरिक्स को नहीं जानते थे, जिससे वो एक बार ग्रहण करते थे, मीन्स दे हेटेड दैट एंथम. लेकिन जल्दी ही कहता है वो जान जाएंगे और उनको वर्ड्स उनको बाय हार्ट याद हो जाएंगे, मीन्स दे विल मेमोराइज देम. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. Mandela says that on the day of inauguration के दिन I was overwhelmed. Overwhelmed means overcome with a sense of history. Means वो अभिभूत हो गए इतिहास की बातों को याद करके. Sense of history overwhelmed him. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. He says कि 20th century के पहले decade में, in the first decade of 20th century, decade means a period of 10 years, दशक, a few years after the bitter Anglo-Boer War. Anglo-Boer War के just after few year, कुछ साल बाद बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था. बिटर, इट वाज फ्यूरियस वॉर. एंग्लो बिटर वॉर वाज द वॉर बिटवीन ब्रिटिश chiefly and the Boer countries. Okay, it was this war was about mainly about the domination over the diamond areas. जो हीरे के एरियाज थे उनके ऊपर डोमिनेशन को लेकर के वॉर थी. एंड इट वॉज वेरी बिटर वॉर. कहते हैं उसके भी कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यहाँ तक कि मेरे अपने जन्म से पहले, बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. जो वाइट स्किन पीपल थे, वाइट स्किन कंट्रीज थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने पैचअप कर लिया अपने डिफरेंसेस को. डिफरेंसेस मीन्स मतभेद जो होते हैं. ओके, पैचअप फॉर केम टू अ टर्म, वो कुछ शर्तों पर एक दूसरे की बातें मान ली. मेकअप, पैचअप का मतलब होता है समझौता कर लिया उन्होंने.
ओके, अब ये वाइट स्किन पीपल का पीपल्स का यहाँ मतलब है दे वर नॉट ओनली ब्रिटिश पीपल, देयर वर डच ऑल्सो एंड अदर यूरोपियन स्टेट्स जो वाइट स्किन कंट्रीज थे। तो उन्होंने अपने पैचेस को सॉरी अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया, अपने मतभेदों को पैचअप कर लिया, मीन्स दे केम टू अ टर्म, दे मेड अप विद वन अनदर each other and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। और उन्होंने इरेक्ट किया, इरेक्ट मीन्स दे बिल्ड, ओके, दे कंस्ट्रक्ट, दे मेड, उन्होंने बना दिया एक सिस्टम, एक सिस्टम बना दिया उन्होंने, ओके, दे मेड अ वे, क्या सिस्टम बना, ऑफ सोशल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उनकी अपनी ही भूमि के जो डार्क, अपनी ही देश के, देयर ओन लैंड, जो डार्क स्किन पीपल थे, ब्लैक लोग थे, अफ्रीकन्स थे, उनके खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन, रेशियल मीन परटेनिंग टू रेस, जाति से संबंधित है, लाइक वी एक ही समुदाय या कम्युनिटी दैट वाज ब्लैक, तो उसी जाति के डोमिनेशन, इसे रेशियल सुप्रीमेसी, डोमिनेशन का मतलब सुप्रीमेसी प्रभुत्व का सिस्टम बना दिया डार्क स्किन पीपल के खिलाफ। ओके, ही रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, वो अभी जो उन्होंने कहा कि ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो आगे वो वही बातें बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें याद करते हैं कि क्या हुआ वाइट स्किन पीपल्स पैचअप एंड दे मेड अ सिस्टम of racial domination, of racial supremacy against the dark skinned people of their own land. Structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. He further says, वो फिर कहते हैं, the structure they created, जो structure उन्होंने create किया था, build किया था, structure कौन सा, the system of अपार्टाइड, रेशियल डोमिनेशन और सुप्रीमेसी का स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस, उन्होंने उसका आधार तैयार किया, किसका आधार तैयार किया, वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, सबसे कठोरतम, हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन, अमानवीय, क्रूएल, ब्रूटल, रूथलेस, सबसे ज़्यादा ये ब्रूटल और अमानवीय समाजों में से एक समाज की उन्होंने बेसिस, आधार को तैयार किया, उन्होंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था उसने, इट मीन्स कि उन्होंने जो रेशियल जो कलर के बेस पर जो उन्होंने रेशियल सुप्रीमेसी का जो सिस्टम बनाया था, उसने जन्म दिया एक ऐसी सोसाइटी को जो संसार में सबसे ज़्यादा कठोर और अमानवीय सोसाइटीज़ में से थी, एक थी। नाउ in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color, of their skin। वो कहते हैं कि अब द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century, ये 20th century का लास्ट डिकेड है, बिकॉज जिस समय पे वे लिख रहे हैं इट इज़ 1994, और मेरे खुद के 88th डिकेड, 8वें दशक, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में, इट मीन्स ही इज़ ऑफ 80, ये वो 80 के आसपास के हैं, ही इज़ अबाउट 80, तो 8 दशक उनके भी एक मनुष्य के रूप में हो गए हैं। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, और ये सिस्टम जो है ओवरटर्न कर दिया गया है, इट वॉज टर्न ओवर, उलट दिया गया है, ओके, इट वॉज नॉक्ड डाउन, और अपसेट कर दिया है, बदल दिया गया है हमेशा के लिए, फॉर एवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और इसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस मीन्स इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इसकी जगह पर लाया गया है एक ऐसे सिस्टम को जो पहचानता है, रिकग्निशन देता है, ओके, मान्यता देता है, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के राइट्स को, और देयर लिबर्टी, देयर फ्रीडम, उनकी हर प्रकार की स्वतंत्रताओं को मान्यता देता है। दे गिव रिकग्निशन द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल regardless the color of their skin। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people,
People whose suffering and courage can never be counted or repaid. Okay, वो कहता है that day had come, और वो दिन आ गया था. About through the unimaginable sorry sacrifices of thousands of my people, मेरे लोगों के, मेरे सैकड़ों लोगों के, thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के unimaginable sacrifices. Okay, unimaginable means that cannot be imagined. अकल्पनीय means they are numerous. और जो उन्होंने sacrifices थे means जो endurance थी उनकी, जो उन्होंने बलिदान दिए थे, वो unimaginable है. You cannot even imagine. ओके, दे रिस्क एवरीथिंग दे हैव हैड. उन्होंने अपने पास जो था वो सब को रिस्क पर रखा. तो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस वो यहाँ पर कहते हैं कि अकल्पनीय जो उनके बलिदान हैं, हजारों उनके साथियों के, लोगों के. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, कि लोग जिनकी सफरिंग, जिनके कष्ट, जिनकी पीड़ाएं, एंड द करेज, और जो जिन उनका साहस, जिसको कभी काउंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट काउंट और मीजर दैट, उसको नाप नहीं सकते. और रिपेड, नाइदर यू कैन पे इट बैक, ना तो आप इसको रीपे कर सकते हैं, उनको लौटा सकते हैं. बिकॉज दे हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट. उनको ना तो तोला जा सकता है और ना उनको रीपे कर सकते हैं, ना उनके बदले उनको कुछ दे सकते हैं. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो कहते हैं कि I felt that day, और मैंने उस दिन ये फील किया. ओके, आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज़ किया, फील किया कि एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसा कि बहुत अन्य दिनों में भी करता हूँ, कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स. मैं केवल सम हूँ, योग हूँ. ओके, आई एम मेड आउट ऑफ वट दे हैव. जो उन जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, देशभक्त हैं, पैट्रियट्स हैं. मीन्स पैट्रियट कौन होता है? हु लव्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री. ओके, अपनी कंट्री को प्रेम करता है, उसको डिफेंड करता है, वो पैट्रियट, देशभक्त कहते हैं उसको, पैट्रियट्स. ओके, तो उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ मैं उनका योग हूँ. ओके, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन, और हु हैड गॉन बिफोर मी, वो जो मुझसे पहले जा चुके हैं. Means they have sacrificed their lives for the freedom of South Africa from the white supremacy. तो उन लोगों के अंदर जो कुछ भी था उससे मैं मिल करके बना हूँ. he was saying that. इसका मतलब some of all those African patriots who had gone before me का मतलब यह है कि he had learned from everyone, okay, who had gone before him, जो sacrificed their lives for the freedom of South Africa from the white domination. तो इसका यही मतलब है some of those African patriots का, कि वो उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है, जो patriots उनसे पहले चले गए. Long and noble line ended and now began again with me. वो कहते हैं कि वो एक आदर्श और लंबी लाइन, means the line of patriots, people who are struggling for the equality, जो बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो नोबल लाइन एंड होती है, ख़त्म हो गई. एंड नाउ बिगन, और शुरू हुई, अगेन विद मी, दोबारा से मेरे साथ. मीन्स वो एक चेन, बीच में एक कड़ी है, कि वो पुराने पैट्रियट्स के साथ भी हैं, एंड नाउ जब उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश हो गई है साउथ अफ्रीका में, तो अब जो नई जो शुरू हो रही है, वो फिर उनके साथ ही शुरू हो रही है, नई लाइन शुरू हो रही है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट they were not able to see what their sacrifice has wrought. Okay, here he says कि मैं बहुत दुखी हूँ. I was pained, I was sad, full of pain, full of grief हूँ मैं, दुख से भरा हूँ, कि मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं उनको थैंक बोल सकूँ. I can thank them, मैं उनको धन्यवाद दे सकूँ, because they have gone, वो जा चुके हैं, और that they were not able to see what their sacrifices has wrought. और वो ये भी नहीं देख सकते कि उनके सेक्रीफाइसेस, उनका जो एंडोरेंस था, वो क्या लेके आया है, क्या उसने बना दिया है. मीन्स व्हाट इट हैड मेड, मीन्स जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी लाइफ को रिस्क पर रख रहे थे, वो दे हैव अचीव्ड, वो प्राप्त कर चुके हैं. बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड डाइड बिफोर
the South Africa could become a democratic country where a black can be the head of the state. Created a deep and lasting wound in my country and my people. वो कहते हैं कि जो अपार्टाइड की पॉलिसी थी, अपार्टाइड ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग भेद की नीति, उसने मेरे कंट्री और मेरे पीपल लोगों पर एक गहरा और लास्टिंग वुंड, लास्टिंग मीन्स देर तक रहने वाला, ओके, नॉट गोइंग टू क्योर सून, ऐसा जख्म दे दिया है जो बहुत गहरा है और लास्टिंग है, देर तक चलने वाला है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. वो कहते हैं हम सभी, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियाँ नहीं बीती, विल स्पेंड मैनी, बहुत साल बीतने वाले हैं, बीतेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस प्रोफाउंड, इस डीप, इस साउंड चोट से, इस गहरी चोट से उबरने में, रिकवर करने में सालों बीतेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियाँ नहीं बीती तो. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. और वो कहते हैं लेकिन ये जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी है, ब्रुटैलिटी मीन क्रूएलिटी, ऑपरेशन शोषण, रिप्रेशन के जो दशक थे, इनका एक और इफेक्ट हुआ है, अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ है. अनइंटेंडेड जो वो चाहते नहीं थे, मीन्स देवर चाहा नहीं गया था कभी, अननोविंगली एक इफेक्ट हुआ है. दैट वो क्या है, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है, द ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर्स Sicilus, the chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Brown Fisher, the Robert Sobuquets of our time. हमारे समय के इन लोगों को इसने उत्पन्न किया है. ओके, men of such extraordinary courage and wisdom and generosity that their like may never be known again. कि ये ऐसे एक्स्ट्रा असाधारण करेज और विजडम, बुद्धि और जेनरोसिटी, वाइड हार्टनेस, मतलब उदार लोग थे कि ऐसे लोग अब फ्यूचर में होना मुश्किल है. Here he says, यहाँ वो कहते हैं, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. वो कहते हैं कि शायद ये ज़रूरत पड़ती है ऐसी डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, ऐसे भीषण अत्याचार की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे ऊंचे आदर्श वाले आदर्श पैदा हों उनको बनाने के लिए कि जितना ज़्यादा रिप्रेशन और ऑपरेशन होगा, शोषण होगा, और उतना ही कैरेक्टर निखर के आएगा. माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स. वो कहते हैं कि मेरी कंट्री रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, मीन्स वैल्यूएबल स्टोन्स, जेम्स जवाहरात, इनमें मिनरल्स में खनिज और जेम्स में बहुत ही ज़्यादा रिच है जो ज़मीन के नीचे हैं. दैट लाई बीनीथ इट्स लैंड, जो इसकी ज़मीन के नीचे. बट आई हैव ऑलवेज नोन, और कहता है मैं हमेशा से जानता हूँ. वो कहते हैं इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो क्या है, दैट्स इट्स, वो इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो किसी भी डायमंड से, किसी भी सबसे प्योर डायमंड से भी क्या है, फाइनर हैं और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. He says कि इन्हीं comrades से, from these comrades in struggle, संघर्ष में, struggle में, इन comrades से, comrades means companion और fellow, साथियों से मैंने सीखा meaning of courage, कि courage का meaning क्या है, साहस. Actually, what is the real meaning of courage? Okay, time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. क्या बार बार, कई बार, I have seen men and women, मैंने आदमियों और औरतों को देखा जो अपने लाइफ को रिस्क करते हैं, खतरा उठाते हैं और अपने जीवन को दे देते हैं. दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स जस्ट फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं. दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ, ऐसा करते हुए मैंने देखा. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कहते हैं कि मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो अटैक्स और टॉर्चर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं. स्टैंड अप टू अटैक्स, वो खड़े रहते हैं अटैक्स, हमलों पर या फिर टॉर्चर्स मीन्स फिजिकल पेन, यातना है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए. ओके, यू कैन नॉट चेंज देम, देयर माइंड. हाउ मच टॉर्चर यू इम्पोज ऑन देम, कितना ही उनको टॉर्चर करो, यू कैन नॉट ब्रेक देम.
शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस, और वो एक ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति दिखाते हैं, और ऐसा रेसिलियंस, रेसिलियंस मीन्स, रेसिलियंस इज एक्चुअली एडजस्टिंग टू द मिसफॉर्चून। ओके, वो ऐसे अपने मिसफॉर्चून से ऐसे रेसिलियंट हो जाते हैं जो डिफाई कर देता है इमेजिनेशन। डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज और टू रेसिस्ट, मीन्स यू कैन नॉट बिलीव, डिफाइज द इमेजिनेशन का मीन्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कल्पना को ही धता बता देता है। ठीक है, कल्पना से परे, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इतना उनके अंदर रेसिलियंस और स्ट्रेंथ होती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द टाइम ओवर इट। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन हियर, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन, इट इज़ ऑफन आस्क्ड, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या होता है, तो वो बताते हैं कि मैंने सीखा है, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इट इज़ नॉट द करेज, ही सेज। वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ही नहीं है, ही सेज, बल्कि ये क्या है, द ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ मीन्स विन, ये जीतना है इसको, ओवरकम ओवर फियर, डर को जीतना है, डर का नहीं होना करेज नहीं है, बल्कि उसको जीतना करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। कहते हैं बहादुर व्यक्ति वो है जो जीत लेता है, हु कॉन्कर्स, हु विंस दैट फियर, जो उस भय को जीत लेता है, ना कि वो हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर को महसूस ही नहीं करता। नो वन इज बॉर्न hating another. He says no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. वो कहते हैं कोई भी दूसरे व्यक्ति को हेट करते हुए पैदा नहीं होता, क्योंकि उसका कलर, स्किन ऑफ कलर डिफरेंट है, और उसका जो भी बैकग्राउंड है, फ्रॉम विच कम्युनिटी और कंट्री ही बिलोंग्स टू, और हिज रिलीजन, या फिर व्हाट इज़ हिज रिलीजन, इस बेस पर कि कोई भी व्यक्ति किसी के बैकग्राउंड या उसकी कलर, स्किन के कलर या फिर उसके रिलीजन को हेट करने वाला ही पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें सीखना पड़ता है हाउ टू हेट पीपल। ओके, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख सकते हैं कि हाँ हेट कैसे करें, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि प्रेम कैसे करें, हाउ टू लव। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। वो कहते हैं कि जो लव है वो नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में, मानव के हृदय में, देन इट्स ऑपोजिट, इसके अपोजिट्स के बजाय, इसके अपोजिट्स के, यानी कि हेट जितना नेचुरल, हेट बिल्कुल नेचुरल नहीं आता, इट इज़ लव दैट कम्स नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से हृदय में आता है, हार्ट में आता है, दैट इज़ लव, नॉट द हेट। सो इफ दे लर्न हाउ टू हेट, दे कैन ईजिली बी टॉट हाउ टू लव। In the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Very nice lines. वो कहते हैं कि even the grimmest time in prison, grimmest मतलब सबसे खराब, full of melancholy, very depressed times in prison, जो सबसे ख़राब दौर था, टाइम था प्रिजन में, जेल में, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे, when we were pushed to our limit, हम लिमिट्स के बियॉन्ड हमको टॉर्चर किया गया, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, कि एक गार्ड्स के फेस पर मैंने क्या देखा, I see, मैं देख पाया, I would see glimmer of humanity मतलब मानवता का लाइट, ओके, मीन्स इट्स कॉल्ड फ्लैश ऑफ लाइट, चमक, ह्यूमैनिटी की चमक देखी, जस्ट फॉर अ सेकेंड, केवल एक सेकेंड के लिए। ओके, गार्ड्स वेर क्रूअल, दे वर हु टॉर्चरिंग हिम, जो उनको टॉर्चर कर रहे थे ये वो लोग थे, बट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो कहते हैं कि आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं देख पाता एक सेकेंड के लिए गार्ड के फेस पर ह्यूमैनिटी, मानवता, ओके, बट इट वॉज जस्ट फॉर अ सेकेंड, केवल एक सेकेंड के लिए शायद, परहैप्स, बट इट वॉज एनफ टू रियश्योर मी, ये मेरे को रियश्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, ओके, अश्योर करने के लिए काफ़ी था। इट वॉज एनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ, आई एम ऑन द राइट वे, आई नो दैट, मुझे पता है मैं सही रास्ते पर हूँ। वो कहता है कि बहुत ही ग्रिमेस्ट टाइम था, ख़राब टाइम था प्रिजन में, हमें बहुत टॉर्चर किया जाता था, एंड वो कहते हैं कि
एक चाहे एक सेकंड के लिए मुझे किसी गार्ड के चेहरे पर कोई चमक दिखाई देती थी, दैट ही हैड अ बिट ऑफ ह्यूमन शोन ऑन हिज फेस, उसको मुझे दिखती थी उसके अंदर थोड़ी सी माना होता, चाहे वो एक सेकंड के लिए दिखे, और वो कहता कि इतना मेरे लिए काफ़ी था, इट वॉज एनफ टू मी टू reassure me, to ensure me and keep me going. Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कहते हैं कि men's goodness, the good in men, आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह होती है. ओके, इट्स अ फ्लेम. और ये फ्लेम कैसा है? दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. इसको आप छुपा सकते हैं, ये छुपाई जा सकती है. ओके, बिहाइंड योर कैरेक्टर यू कैन हाइड इट बट यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश इट. इसको कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, एक्सटिंग्विश नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं कर सकते, पुट ऑफ नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते. ठीक है, ये उस आग की तरह है जो छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई नहीं जा सकती. Now we shall discuss some comprehension questions as we usually do after every part. These questions are very important from the exam perspective. So we shall discuss these questions and later on you can write the answer in your own word. What do the military generals do? Okay, they discharge their duties. We know they saluted and pledged their loyalty before Mandela. Okay, it was important because in apartheid era they would have arrested Mandela, but now they are pledging their loyalty before him and सैल्यूटिंग हिम. अभी उसको सैल्यूट कर रहे हैं लेकिन अपार्टाइड का एरा होता है वो अरेस्ट कर चुके होते हैं. तो वो कहता है कि हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड, अगेन द टैग क्वेश्चन इज हियर. और क्यों, कैसे बदला उनका और क्यों बदला भाई? एक्चुअली दे वर जस्ट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़. वो अपनी केवल ड्यूटीज़ को कर रहे थे एंड बिफोर दे वर लॉयल टू द देन गवर्नमेंट एंड नाउ मंडेला इज़ द प्रेजिडेंट, ही हैज़ द पावर. तो इसलिए उनका एटीट्यूड चेंज हो गया बिकॉज एट दैट टाइम वो आउटलॉ डिक्लेयर किए जाते थे. मंडेला और उसके साथ ही देवर डिक्लेयर्ड आउटलॉ और क्रिमिनल बाय देन गवर्नमेंट. तो इसलिए वो उन्हें अरेस्ट करते. बट नाउ अभी हम जानते हैं कि द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दिस इज़ रियलाइज्ड बाय द पीपल. ओके, और इस स्ट्रगल ने न केवल उनकी फ्रीडम को इंश्योर किया, लेकिन एक साथ ही एक लोगों के माइंडसेट में भी चेंज लेके आए हैं. तो ये हो सकता है कि माइंडसेट भी चेंज हुआ हो, तो इसलिए वो ये कह रहे हो कि उनका एटीट्यूड बदल गया बिकॉज दे वर लॉयल टू अ गवर्नमेंट विच इज़ फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. सेकेंड क्वेश्चन, why were two national anthems sung? Yeah, two national anthems were sung there. Because I think there were two main communities. The first one was of whites and the other of blacks. That is why I think two anthems were sung there. And secondly, the anthem of the whites was the anthem of the old republic. That is why it was sung that day. The third question is, how does Mandela described the system of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century. In the first decade, after Anglo-Boer War, Mandela tells us that the whites of South Africa patched up their differences. They built a system of social domination against the black people of their own land. तो साउथ अफ्रीकन जो वाइट्स पीपल्स थे, देवर डच और ब्रिटिश, उन्होंने पैचअप कर लिया, अपने डिफरेंसेस को भूल गए वो लोग, और उन्होंने एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम खड़ा कर दिया उनके खिलाफ, अपार्टाइड जिसको हम कहते हैं, ब्लैक पीपल के खिलाफ जो उसी देश के थे. लेकिन व्हाट हैपेंड इन द फाइनल डिकेड? इन द फाइनल डिकेड of 20th century, that system was overturned forever. वो जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था रेशियल डोमिनेशन का, उसको ही ओवरटर्न कर दिया गया. ओके, it was replaced by the another system. And what was that system? The new system recognized the rights and freedoms of all people regardless of their skin color.
तो जो नया सिस्टम है वो सबकी के अधिकारों और फ्रीडम्स को मान्यता देता है बिना स्किन कलर को का लिहाज किए हुए. मीन्स इट वाज नॉट जजिंग पीपल ऑन द कलर ऑफ देयर स्किन्स. इट वाज अ फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक स्टेट. और वो जो पुराना वाला सिस्टम था वाइट सुप्रीमेसी का, वो ख़त्म हो गया. जो फर्स्ट डिकेड में था वो फाइनल डिकेड में अब नहीं रहा. इट इज़ said here by Mr. Nelson Mandela. Courage mean to Mandela. This is very important. We discussed it in a few paragraphs earlier. What does courage mean to Mandela actually? For Mandela, courage does not mean the absence of fear. Okay, but it is a victory over, triumph over fear. उनके हिसाब से जो करेज था वो डर का एब्सेंस नहीं था, डर का नहीं होना नहीं था, बल्कि डर को जीतना था. और वो कहते हैं कि ब्रेव मैन नीड टू बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. जरूरी नहीं है कि जो ब्रेव आदमी है वो निडर हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो डर को जीत सके. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेव कहते हैं वो नहीं होता जो डरता नहीं है. ब्रेव वो होता है जो डर को जीत लेता है. दिस इज़ व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट्स सोचते थे, थॉट अबाउट करेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल, लव और टू हेट. इट्स वेरी सिंपल. फॉर मंडेला लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट. इट इज़ वेरी सिंपल. तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है, लोग नफरत करते हैं. दे आर नॉट बॉर्न हेटिंग वन अनदर ईच अदर, दे आर टॉट टू हेट. और वो कहते हैं कि इफ़ दे आर टॉट टू हेट दे कैन बी taught to love because love comes naturally to the human heart then hate. Okay, here ends the chapter. We have discussed the question also. Soon I will come with the final part of this chapter, and then we'll discuss few more questions which are very very important from the exam perspective. Till then, goodbye.